नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। इस पेपर में हम जर्नल के जो क्वेश्चंस हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन सब का डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, खैबर पास सिचुएटेड है कौन से कंट्री में? सही जवाब ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट, इन एनईपी 2020 ECCE स्टैंड्स फॉर। सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज फिक्स्ड एट। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर फिक्स्ड थे वो थे 552, 552। 552 का जो कंपोजिशन था वो इस तरीके से था कि 530 मेंबर जो थे वो स्टेट्स थे, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते थे। लेकिन 2019 में एक चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ, 104th अमेंडमेंट। इसके तहत जो 2 मेंबर्स थे, 2 मेंबर की व्यवस्था थी एंग्लो इंडियन की, वो समाप्त कर दी गई है। तो अभी की डेट में ये 550 है। अब इस पे थोड़ा डाउट है कि किसको वो सही मानते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1972। हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 72 में इसके बारे में बात हुई थी, एनवायरमेंट के बारे में, प्रोटेक्ट करने के बारे में, लेकिन ये टर्म यूज नहीं हुई थी। ये जो वर्ड था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूज हुआ था 1980 में। तो देखते हैं कौन सा सही जवाब माना जाता है। ज्यादा सही वैसे सी इसका हो सकता है। नेक्स्ट, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है, रियो प्लस 20 इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किससे रिलेटेड है यह बताना है, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल विच केम इनटू इफेक्ट इन 2005? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट है, which of the following is या are objectives of national population policy 2000? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, PURA अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, our tooth crown remains capped with hard enamel which is principally made of? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, who established FICCI in इंडिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। नेक्स्ट, महादेव नेशनल पार्क that was declared India's 58th tiger reserve is situated in which of the following states? सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, who among the following was awarded with Nobel Peace Prize 2024? सही जवाब है ऑप्शन सी, निहोन हिडांक्यो। नेक्स्ट, कोरोलाइस इफेक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थ रोटेशन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो इसको डायरेक्ट लिस्ट करा देते हैं, गिवन ऑप्शन चेक कर लेना। जो सही जवाब है, जैसे टीचर एजुकेशन है तो ये चैप्टर 15 में है, NEPK में चैप्टर 15 में टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ये रिलेटेड है चैप्टर 23 से। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन, ये रिलेटेड है चैप्टर 20 से, चैप्टर 20 से। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन,
ये रिलेटेड है चैप्टर 21 से। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट, मेन लीडर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 87। तो 87 के रिवोल्ट में जो मेन लीडर्स थे वो थे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। तो एबीसी इसका सही जवाब है और ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैच करने हैं लिस्ट। तो इसमें आर्टिकल 50 जो है ये है सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 143 है, ये है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 320 है फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस तरह इसका जो सही कोड है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which one of the following is the primary focus of National Assessment and Accreditation Council NAC in India? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रिवर गंगा ड्रेनेज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, द गंगा रिवर सिस्टम is largest, Ganga rises in Uttarkasi, and Son river is the major right bank tributary of Ganga। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सतलुज और झेलम ये इंडस सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो इसलिए एबीडी तीन स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं और सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। Next, who among the following leader of Congress was totally in favor of cabinet mission plan? सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार पटेल। Next, who among the following propounded the concept of integral education? सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री अरबिंदो, अरबिंदो घोष। Next है, what is the name of astronaut who returned to Earth along with Sunita Williams in March 2025? सही जवाब है ऑप्शन बी, बुच विलमोर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न इन 2024? तो भारत रत्न 2024 में मिला था एमएस स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को। तो एबीसी तीनों सही हैं और इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ए बी सी। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट्स? इनमें से कौन सी बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट्स है? स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। कैपिटल मार्केट के ये हिस्से हैं, दोनों उसके अंग हैं। तो 1 और 2 ये दोनों सही हैं और इसलिए इसका जो सही कोड होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 2। नेक्स्ट है क्रिस्टी कॉल्ट्री, who became the first woman to be elected as president of the International Olympic Committee is from which of the following countries? यह इनमें से कौन से देश से है ये बताना है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, which classes are included in the middle school education according to NEP 2020? NEP 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी क्लासेस मिडिल स्कूल में इंक्लूडेड है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लासेस 6 to क्लास 8, 6 से क्लास 8 तक। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और इनको लिस्ट 1 से मैच कराना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही मैच है वो हम बताते हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये आर्टिकल 15 है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल 16 है। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है। इसलिए जो सही कोड हो जाएगा वो एज इट इज इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट अगेन मैच लिस्ट
विद लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच कराना है। तो गिवन ऑप्शंस में राजस्थान में इनमें से कौन सा पार्क है यह बताना है। इसका सही जवाब है केवला देव नेशनल पार्क, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में जो पार्क है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। देन आसाम में है मानस नेशनल पार्क। देन हिमाचल प्रदेश, इसमें है पिन वैली नेशनल पार्क। तो इसका जो सही कोड बनता है गिवन ऑप्शंस में से वो बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट डज ANPR स्टैंड्स फॉर? ANPR की फुल फॉर्म क्या है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। यहां तक जो क्वेश्चन थे ये जनरल थे और अब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है और इन टोटल 31 क्वेश्चन है, इन IDIC CRM मॉडल D स्टैंड्स फॉर। तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में IDIC मॉडल है, इसमें जो D है इसका क्या मतलब है ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिफरेंशिएटिंग। इसमें जो IDIC की फुल फॉर्म है इसमें I का मतलब होता है आइडेंटिफाई, D का मतलब है डिफरेंशिएट, I का मतलब है आगे जो बाद में आ रहा है इंटरैक्ट, एंड C का मतलब है कस्टमाइज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग। ये एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। इनमें ये कह रहे हैं कि कौन सा इसकी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, एक जो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इट एम्फसाइजेज डायरेक्ट लेबर आवर्स एज द प्राइमरी कॉस्ट ड्रिवन। तो लेबर आवर्स से इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग की और कॉस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक है ABC कॉस्टिंग। इसमें ये तीनों फीचर से इनको समझ लेते हैं। यह फोकस करता है आइडेंटिफाई करने में और असाइन करने में कॉस्ट एक्टिविटीज को, यानी कि एक्टिविटीज के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटी की कॉस्ट को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और असाइन करने में, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट लगती है इस बात को तय करने में। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इससे प्रोडक्ट और सर्विस का हमें रियल कॉस्ट पता चल पाता है। इट कैन बी यूज्ड, इसको यूज किया जा सकता है इंप्रूव करने में प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, क्योंकि जो कॉस्ट है वो हमें प्राइसिंग में भी मदद करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की डिटर्मिनेंट ऑफ कंपनीज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कंपनी के ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कंपनीज करंट रेशियो। करंट रेशियो का कैपिटल स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कैपिटल का स्ट्रक्चर तय करते हैं कि कितना इक्विटी होगा, कितना डेट होगा। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा सर्वोत्तम कैपिटल स्ट्रक्चर जो सबसे अच्छा माना जाए। तो सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा? सबसे अच्छा स्ट्रक्चर वो माना जाएगा जिसमें कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, यानी कि कंपनी के जो EPS है, अर्निंग है, वो उसको वो बढ़ा देगा। तो गिवन ऑप्शंस में ये सब इसके फैक्टर हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इसका एक फैक्टर है। कॉस्ट डेट होने से कॉस्ट जो टोटल स्ट्रक्चर है उस पर फर्क पड़ता है। डेट के कॉस्ट कम या ज्यादा होने से जो टोटल कैपिटल की कॉस्ट है, क्योंकि डेट भी कैपिटल में एक कंपोनेंट और इक्विटी भी एक कंपोनेंट है, तो डेट और इक्विटी दोनों की ही कॉस्ट में जो फर्क पड़ेगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी फर्क डालेगा। तो ये दोनों इसके डिटर्मिनेंट हैं, कंपनीज कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कंपनी का जो टैक्स रेट है ये भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि जो टैक्स का रेट होता है ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसकी वजह से डेट कैपिटल सस्ती या महंगी मानी जा सकती है, क्योंकि जब टैक्स के रेट हाई होते हैं तो ऐसे केस में जो डेट है वो सस्ता माना जाता है, क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी वजह से टैक्स में बचत हो जाती है। तो इस तरह से ये तीनों तो प्रभावित करते हैं, लेकिन डी प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट का? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स। कॉन्ट्रैक्टर और जॉबर बाहर के लोग होते हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके हम अपने यहाँ लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये एक बाहरी माध्यम है। बाकी फॉर्मर एम्प्लॉय से संपर्क करना, सर्विसेज को एक्सटेंड करना, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ उनको और लंबे समय तक काम कराना, उनसे प्रमोशन एंड ट्रांसफर करना, ये सब इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट है एफडीआई इन इंडिया इज अलाउड बाय 2 मोड्स। जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो प्रत्यक्ष निवेश आता है किसी देश में, इंडिया में उसके 2 मोड हैं। एक है गवर्नमेंट रूट से आ सकता है और दूसरा जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक रूट, इसलिए बी इसका सही जवाब है। गवर्नमेंट रूट से आने का मतलब है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ऑटोमेटिक रूट का मतलब है गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, उनके तहत उस दायरे में अगर कोई बिजनेस आता है तो उसको ऑटोमेटिक रूट से स्वतः ही अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क करता है किस लेवल पे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल। दरअसल जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि कोऑपरेटिव बैंकिंग की जो व्यवस्था होती है उसमें सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और जो प्राइमरी लेवल पे काम करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि पैक्स। ये प्राथमिक लेवल पे काम करती हैं, विलेज लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट टू श्योरिटी। इसमें से श्योरिटी को कौन सा राइट नहीं होता है? तो श्योरिटी वो पार्टी होती है जो लोन दिलाने में मदद करती है, तो श्योरिटी का राइट इनमें से कौन सा नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राइट टू क्लेम सेट ऑफ। राइट टू रिवोक, राइट टू रिवोक इसको मिल सकता है उस दशा में जब श्योरिटी फ्यूचर की लायबिलिटी से बचना चाहता है तो वो एडवांस में ही एक नोटिस दे करके रिवोक कर सकता है। तो जो पहले से एग्रीमेंट है उनसे तो वो नहीं बचेगा, लेकिन नोटिस के बाद वाले जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे वो बच सकता है ऐसी लायबिलिटी से। इसके अलावा उसको राइट होता है इंडेमनिटी क्लेम करने का जो क्षति हुई हो, राइट ऑफ सब्रोगेशन का राइट होता है कि उसने जिस चीज की गारंटी दी हुई है, मान लो वो गारंटी फुलफिल कर देता है और बाद में अगर कोई बेनिफिट आता है तो जिसके लिए उसने क्लेम फुलफिल कर दिया है अब उसको ना मिलके उसकी जगह इसको मिलेगा, श्योरिटी को मिलेगा, यानी कि उसकी जगह ये आ जाएगा, राइट ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार कोई क्लेम किसी का एक्सेप्ट कर लिया है, बाद में जिस चीज के लिए वो क्लेम एक्सेप्ट किया था कि किसी की कार खो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, बाद में उससे कुछ पैसा मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी अब उसकी जगह ले लेती है उस कस्टमर की जिसको वो कंपनसेट कर चुकी है। वैसे ही श्योरिटी का भी होता है, जब वो गारंटी की पूर्ति कर चुका है तो अब वो सब्रोगेट कर देता है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है एक रीजन है, इन दोनों को पढ़ना है और जो करेक्ट कोड है उसका चयन करना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही कोड इसका बनता है उसको दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है असर्शन, वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस विच इज इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये सही बात है कि वाउचिंग का मतलब होता है ये एग्जामिन करना कि जो एविडेंस है सपोर्ट में ट्रांजैक्शन के वो सही है या नहीं है, इसी को वाउचिंग कहा जाता है। इस अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फिर है वेरिफिकेशन इज यूज्ड कंपैरेटिवली इन वेरी लिमिटेड सेंस। तो ये शायद रॉन्ग है क्योंकि ये लिमिटेड सेंस में नहीं होता, आमतौर पर वेरिफिकेशन होता नहीं है। वाउचिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस है, वेरिफिकेशन आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो ये काफी ब्रॉड होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, ए करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन नहीं है? तो गिफिन पैराडॉक्स काफी फेमस एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, अपवाद है गिफिन गुड्स। डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावे की जो वस्तुएं हैं वो भी अपवाद होती हैं लॉ ऑफ डिमांड का। वार
के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो इन्फ्लेशन इसमें एक सही जवाब है। नेक्स्ट, मैच करना है, दो लिस्ट दिए हैं अगेन इनको, तो गिवन ऑप्शंस में इनको मैच करते हैं। यूनिवर्स, स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स कहा जाता है पॉपुलेशन को, यानी कि जो सारा इंफॉर्मेशन होता है, सारी इकाइयां होती हैं, उनको मिलाकर के यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन को बोला जाता है। मीन एक एवरेज होता है, और मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आइटम होता है, और इसलिए इसका जो सही कोड होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन मेथड वाज प्रोपाउंडेड इन। कार्ल पियर्सन का मेथड कब प्रोपाउंड हुआ था, कब बना था? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1890। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज डैश ऑफ द प्रीवियस ईयर। एडवांस टैक्स जिन संस्थाओं को फिल करना होता है प्रीवियस ईयर में ही, आने वाले ईयर के लिए, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं? तो ये साल के शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे अप्रैल मई जून, अप्रैल से साल स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून, जून में आकर के 15 जून को, यानी कि मिड ऑफ जून को पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो जाता है। फिर ऐसे ही 3-3 महीने के अंतराल पर सारे ड्यू होते रहते हैं। पहला जून में होता है, इसी तरह दूसरा 15 सितंबर को होता है, तीसरा 15 दिसंबर को होता है, और चौथा 15 मार्च को होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब करना हो, यानी कि किसी देश में अलग रेट पे, किसी देश में अलग रेट पे, तो किस टाइप की इलास्टिसिटी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जिस देश में हम सामान बेचना चाहते हैं, तो हर एक देश में ये देखेंगे कहाँ पे जो प्राइस है वो कितना सेंसिटिव है डिमांड के लिए, उसी के हिसाब से प्राइस तय किया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज आइडियल व्हेन। कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल माना जाएगा कब? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का मैक्सिमम होगा, तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल माना जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है अगेन, तो इसमें एक एक करके सभी को मैच करते हैं। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजिंग का रिलेट इससे करता है मेकिंग रिलेशन इन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑफिसर्स होते हैं और जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनमें रिलेशन मेक करना। जो डायरेक्टिंग है ये रिलेटेड है डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट, उनको डायरेक्ट करने से। और जो कंट्रोलिंग है ये है टू कंपेयर एक्चुअल वर्क विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इस तरह इनको जब मैच करेंगे, ये यहाँ पे रॉन्ग निशान लग गया है, इस तरह जब इसको मैच करेंगे तो जो सही कोड बनता है वो ऑप्शन ए बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के केस में नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है इनमें से? तो जो टैरिफ बैरियर होते हैं, टैरिफ मतलब टैक्स कम ज्यादा करके, सब्सिडी में चेंज करके टैरिफ बैरियर होते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर यानी कि टैक्स में कोई कम ज्यादा ना करें हम उसके रेट में या किसी चीज में, अन्य किसी तरीके से हम बाधा बनाएं इंटरनेशनल ट्रेड में। जिस सामान को हम चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ ना आए, उसके लिए हम बाधा तैयार करें। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। जैसे आप देखते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, जब इनको लगता है कि इंडिया से या अन्य किसी देश से कोई सामान इनको नहीं मंगाना है ज्यादा, तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं कि वहां का सामान इनके पास ना पहुंच पाए। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है। बाकी एक्सपोर्ट सब्सिडी देना, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटी का मतलब भी टैक्स ही होता है, सब्सिडी का मतलब भी टैक्स का उल्टा होता है, तो वो भी टैक्स ही हो जाता है। ये सब टैरिफ बैरियर है।
नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर, इनमें से जो रॉन्ग आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो गिवन ऑप्शन में हमें ये देखना है कौन सा फॉर्मूला इनमें से करेक्ट है। तो इनमें से जो करेक्ट फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला दिया है ये पूरा का पूरा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि जो बी है ये सही है और ये बाकी तीनों रॉन्ग है। तो ए सी डी जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि ऑप्शन सी ए सी डी ये रॉन्ग आंसर से सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन दो लिस्ट हैं 48 में, इनको फिर से मैच करना है। तो थ्योरी जेड काफी फेमस है, विलियम जी आउची की थ्योरी है थ्योरी जेड। इक्विटी थ्योरी ये है जे स्टेसी एडम्स की। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी, इसको हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी। इसके बाद है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो इस तरह इनको अब मैच करेंगे कोड को, तो कौन सा कोड सटीक बैठता है ये देखना है। इसका जो सटीक कोड है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट इज 14,000, प्रॉफिट इज 6,000 एंड सेल्स रुपीज 1 लाख, देन पीवी रेशियो विल बी। तो पीवी रेशियो क्या होगा? पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन इसमें हम निकालेंगे पहले। तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। दोनों का टोटल करिए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000। अब 20,000 तो आ गया कंट्रीब्यूशन, और जो सेल्स है वो ऑलरेडी गिवन है 1 लाख रुपीज। तो 20,000 यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी कि 20,000 अपॉन 1 लाख, और इनटू करेंगे 100, तो परसेंटेज में निकल आएगा ये हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 5 टाइम कट जाएगा और ये 20 टाइम चला जाएगा। तो इस तरह 20% इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अर्निंग पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर्स इज ₹1.5 and the market value of share is ₹15, then cost of capital will be। अब मार्केट प्राइस दिया है शेयर का 15 रुपए, और उस शेयर पे जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर यानी कि उस शेयर पे जो अर्निंग है वो 1.5 है। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो शेयर यानी कि कैपिटल का हिस्सा है और जो रिटर्न है वो अर्निंग का हिस्सा है। तो 1.5 रुपया हमारी अर्निंग हो रही है 15 रुपए पे। तो इसका हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल की कॉस्ट वही होती है जो उस कैपिटल की अर्निंग होती है। तो अर्निंग 1.5 है और वैल्यू यहाँ पे एक शेयर की 15 रुपए है। तो 1.5 इंटू 15 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में ये वैल्यू निकल आएगी। तो इस एक पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो चली जाएगी, 15 से 15 चला जाएगा और ये बच जाएगा 10, यानी कि 10% ही हमारा जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो कौन सा इसका वर्क नहीं है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लेंडिंग मनी डायरेक्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स को या किसी इंडिविजुअल को ये ऋण डायरेक्टली ना देता है ना किसी से जमा स्वीकार करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बी ही इसका सही जवाब है। बाकी फॉरेन करेंसी का ये कस्टोडियन है, बैंकर्स बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है, और क्रेडिट कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, यानी कि बाकी तीनों सही हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है द फैक्टर नॉट अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। वो फैक्टर जो प्रोडक्ट मिक्स को प्रभावित नहीं करता है वो इनमें से कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर डायरेक्टली प्रोडक्ट मिक्स पे कोई प्रभाव डालते नहीं है, बाकी प्रोडक्शन, फाइनेंशियल और मार्केटिंग ये तीनों चीजें डाल सकती हैं। प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है? दरअसल प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिसीजंस, यानी कि
ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट कम्स अंडर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, ये उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वाज एनेक्टेड इन। तो नरेगा कब बना था? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन है 2005। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है, हमें देखना है कौन सा इनमें से सही कोड इसके लिए बैठता है। तो दोनों को पहले पढ़ते हैं। पहला है सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस, केंद्रीय कार्यालय। रीजन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। ये सही बात है, रिजर्व बैंक का एक सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल करना इंडिया में, जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। तो केवल आर सही है, ए रॉन्ग है, सी इसका सही जवाब है, ए इज नॉट करेक्ट, आर करेक्ट। नेक्स्ट है सेक्रेटरी कैन नॉट रिवील ट्रेड सीक्रेट्स विच ही कम्स टू नो ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेक्रेटरी, किसी कंपनी का जो सचिव होता है, वो ट्रेड सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर सकता है। ऐसा इनमें से वो किस कारण से नहीं कर सकता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लायबिलिटीज अंडर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। दरअसल जो सेक्रेटरी होता है वो एक एजेंट की भूमिका में होता है। तो एजेंट की भूमिका में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जिसका एजेंट है, अपने प्रिंसिपल का, अपने मालिक का, वो उसके सीक्रेट्स को रिवील ना करे, उसके हित में काम करे। नेक्स्ट, which of the following pricing strategies involves setting a high initial price for a product and then gradually lowering it over time। इनमें से कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें पहले हाई प्राइस तय किया जाता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें कमी की जाती है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग हिंदी में इसको मलाई उतार नीति कहते हैं। इसमें स्कीम किया जाता है पहले, यानी कि, और ये ऐसे केस में संभव होता है जब हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी डिमांड खूब हो लेकिन उसके ज्यादा बनाने वाले ना हो। तो शुरू में हम खूब अच्छा प्राइस करके काफी प्रॉफिट कमा लेते हैं, और जब धीरे धीरे बाकी कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो अब हम अपने प्राइस धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनपुट। इनमें से कौन सा एक एग्रीकल्चरल इनपुट नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ये तीनों ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम आते हैं, इसलिए तीनों ही एग्रीकल्चर इनपुट हैं, और डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। अकाउंटिंग में जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट होता है, किसी कंपनी के निगमन से पहले का प्रॉफिट, उसको ट्रीट किया जाता है किस तरह? तो चूंकि कंपनी के बनने से पहले का जो प्रॉफिट है ये एक सामान्य घटना नहीं है संस्था के लिए, इसलिए ऐसे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व, कैपिटल गेन माना जाता है और उनको कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है। नेक्स्ट, मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। एक संस्था में जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी कॉस्ट को मेजर करना और उसको वैल्यू करना, ये कौन से अकाउंटिंग में आता है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अगेन दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है, दोनों को पढ़ते हैं। पहला है लोन एंड एडवांसेस comprise the important areas of investment of their money by commercial bank। कॉमर्शियल बैंक अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं किस माध्यम से? एक तो लोगों को लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं इस माध्यम से, यानी कि ये उनके इन्वेस्टमेंट का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आमतौर पे कॉमर्शियल बैंक का काम ही होता है कि फंड लेना पब्लिक से और उनको फिर लोन या एडवांसेस के तौर पे लोगों को उधार देना। तो ये मेजर एरिया है, ये सही बात है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स इंक्रीज देयर फंड आल्सो बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। ये भी सही बात है कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से भी फंड को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, बट इसका ये रीजन नहीं है कोई। तो गिवन ऑप्शन में जो सटीक इसका जवाब बैठेगा वो ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम इज इन। अग्निपथ स्कीम, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है और उसके संदर्भ में टैक्स में भी एक रियायत दी गई है टैक्स की। कौन सा वो सेक्शन है उसके बारे में हमें पहचान करना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, सेक्शन 80 CCH। डिडक्शन दी जाती है टैक्स के मामले में, छूट दी जाती है टैक्स से अग्निपथ स्कीम के कंट्रीब्यूशन के लिए 80 CCH के माध्यम से। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। ये एक इकोनॉमी की जो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं उसका एक साइकिल है और उस साइकिल के स्टेप्स है, इनको हमें सीक्वेंस में सेट करना है। कौन सा सीक्वेंस इनका सही बनता है, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सीक्वेंस सही बनता है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही इनका सेट बनता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्लम की सिचुएशन के बाद आता है रिकवरी, धीरे धीरे रिकवरी होती है। रिकवरी के बाद जो सिचुएशन बनती है वो बनती है बूम की, और बूम के बाद फिर से रिसेशन आ सकता है, और रिसेशन जब बढ़ेगा तो फिर से कंटिन्यूअस स्लम्प आ सकता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। नेक्स्ट है आसियान इज ए ट्रेड अरेंजमेंट अमंग 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच एक्सक्लूड। तो आसियन एक संगठन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज मेंबर है। इसकी जो फुल फॉर्म है आसियान की वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके 10 मेंबर कंट्रीज में लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई ये आते हैं। इंडिया इसका 10 मेंबर कंट्रीज के अंतर्गत नहीं आता है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है डेंसिटी मेथड इज अप्लाइड इन कंप्यूटिंग। डेंसिटी मेथड अप्लाई किया जाता है इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मोड। नेक्स्ट है विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई असर्टिवनेस एंड लो कोऑपरेटिवनेस। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के केस में कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से वो कौन सा तरीका है जिसमें हाई असर्टिवनेस और लो कोऑपरेटिवनेस पाई जाती है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कंपीटिंग। कंपीटिंग के केस में जब हम कंपीट करते हैं तो असर्टिवनेस तो हाई रहती है लेकिन कोऑपरेटिवनेस कम रहती है। नेक्स्ट, 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एक पूरा प्रोसेस होती है जिसके 5 मेजर स्टेजेस होते हैं। हमें इनमें से पूछा कौन सा स्टेज नहीं है, उस 5 स्टेज में से कौन सा एक उस स्टेज का हिस्सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोशल फैक्टर्स। यह इसकी कोई स्टेज नहीं है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है, इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, देन इवैल्यूएशन किया जाता है अल्टरनेटिव्स का, देन परचेज डिसीजन लिया जाता है, और देन उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग ए किंग इन ए ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उनमें से क्या चांस है कि एक किंग निकल आएगा। तो देखिए जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल इवेंट है, वो 52 कार्ड्स है हमारे पास, और इसमें से जो सक्सेस हमारे लिए हो सकते हैं वो कितने केसेस हैं ये देखना है। तो चूंकि 4 किंग होते हैं 52 कार्ड्स में, तो जो 4 किंग होते हैं उनमें से एक भी निकल आया तो हम सक्सेस हो जाएंगे, यानी कि ये चारों सिचुएशन सक्सेस के लिए होंगी। तो 4/52, बस इसको अब हमें 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 13, यानी कि 1/13, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में ये छूट मिलती है इस पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
सेंट्रल लिमिट थ्योरम की अजम्पशंस में से इनमें से कौन सा एक अजम्पशन नहीं है? 3 अजम्पशन है, एक नहीं है, उसको पहचानना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। यह उसकी एक अजम्पशन नहीं है। बाकी तीनों सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अजम्पशन होती हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, सैंपल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सैंपल साइज सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। अगेन कुछ स्टेप्स दिए हैं एक प्रोसेस के, उनको हमें सीक्वेंस में सेट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा सटीक बैठेगा। इनका एक हम सटीक सीक्वेंस पहले तय करते हैं, पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स के लिए सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च का हो या अल्टरनेटिव सर्च का हो। इसके बाद अगला काम होता है इवैल्यूएशन करते हैं अल्टरनेटिव्स का जो हमने सर्च किए हैं अलग अलग। उसके बाद उनमें से किसी का चूज किया जाता है, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव की जाती है। तो इस तरह जो सही इसका क्रम बैठता है वो बैठता है ऑप्शन ए 1 4 3 2। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है वो 70% है। ब्रेक इवन पॉइंट अकर होता है 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल पे, 60% ऑफ कैपेसिटी सेल पे, यानी कि जितनी सेल की कैपेसिटी है फर्म की उसका 60% अगर ये सेल करते हैं तो ऐसे केस में ब्रेक इवन पॉइंट इन्हें मिल जाता है। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर 90,000, फिक्स्ड कॉस्ट इनकी 90,000 है, तो कैपेसिटी सेल क्या होगी, यानी कि कैपेसिटी पे करेंगे फुल पे तो कितनी सेल होगी ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट इसका ढूंढना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दिया है 70%, यानी कि अगर 100 सेल है तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 70 है। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमें पता चल जाए। तो हमें पता है कि सेल वैल्यू में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो जो बचा हुआ रह जाएगा हमारे पास वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट बचे रह जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन सेल जो होता है उसको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कहते हैं, सी अपॉन सेल। अब इस केस में हम देखेंगे कि 70 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका मतलब जो 30 है वो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो 30 है, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या पीवी रेशियो का हो वो 30% है इसका मतलब यहाँ पे। अब ब्रेक इवन पॉइंट के केस में हमें पता होता है कि प्रॉफिट निल रहता है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो 30% है, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट पे देखें 60% जब कैपेसिटी सेल हो रही है और जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट 90 है तो वहां पे हम सेल की वैल्यू पता कर सकते हैं। क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है जब कंट्रीब्यूशन यानी कि जब ये ब्रेक इवन पॉइंट रहता है तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन रहता है अब वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो होता है बट प्रॉफिट तो जीरो है, यानी कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे केस में बराबर रहते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट 90 है, इसका मतलब यही कंट्रीब्यूशन है। तो जो कंट्रीब्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 30% है हमें पता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 90,000 है, तो इससे हम सेल्स निकाल सकते हैं जो सेल 60% कैपेसिटी पे है। तो 60% कैपेसिटी की सेल जब हम निकालेंगे तो इसका हम 90,000 अपॉन 100 अपॉन 30 कर देंगे, 90,000 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 30 कर देंगे तो हमारे पास सेल निकल आएगी इसकी वैल्यू। तो सेल इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी 30 से 3 टाइम ये चला जाता है यानी कि 3 लाख। अब 3 लाख जो सेल है वो सेल है जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल है। अब ब्रेक इवन पे 3 लाख रुपए सेल हो रही है जो कि 60% कैपेसिटी पे है। तो जब 100% होगी तो उसका 100 अपॉन 60 कर देंगे, 100 अपॉन 60 करेंगे 3 लाख का तो कितना आ जाता है 100 अपॉन 60, 100 अपॉन 60 करिए इसका तो ये आ जाएगा 6 से 5 टाइम चला जाएगा और 5 इंटू 100 ये हो जाएगा तो ये 5 लाख आ जाएगा। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 5 लाख। नेक्स्ट, इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डैश ऑफ मीन डेविएशन। ऐसे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन का कितना होगा यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन ए 5/4 होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ट्राई कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के ट्राई कंपोनेंट मॉडल का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कॉग्निटिव। ट्राई कंपोनेंट मॉडल में जो की एलिमेंट्स होते हैं वो पहला होता है कॉग्निटिव 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे होता है अफेक्ट यानी कि अफेक्टिव, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है कोनेशन यानी कि कोनेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का एक कंपोनेंट नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट होती है और वर्किंग कैपिटल में केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को ही शामिल करते हैं। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मार्केट पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज, मार्केट पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्या होगा। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इनिशियल लो प्राइस। मार्केट पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि मार्केट में हम अपने सामान को फैला देंगे, पूरा भर देंगे मार्केट को सामान से। तो ये संभव होता है इनिशियली लो प्राइस करके हम मार्केट में अपना सामान पहुंचा देते हैं। अब है चैनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी मैनेजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मैनेज ये नहीं करते हैं। बाकी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस में प्राइसिंग हो सकता है, प्राइसिंग में मदद करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी मदद करते हैं, फाइनेंस मैनेज करने में भी इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो होलसेलर्स होते हैं वो फाइनेंस में मदद कर देते हैं प्रोड्यूसर्स की। नेक्स्ट है एज पर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के मुताबिक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विल बी, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उनका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो होगा कांस्टेंट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तभी वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे, क्योंकि उनका रेट बराबर रहेगा, जितने पे वो उनका कन्वर्जन होगा उतने पे सेट रहेगा, क्योंकि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग के कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी मेकिंग एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बाकी लोगों के एटीट्यूड को प्रभावित करना, चेंज करना, डेवलप करना, अवेयरनेस, इन्फॉर्म करना कस्टमर्स को, ये एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बीईपी की पहचान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम होता है तो इसका मतलब होता है लॉस हो जाना। बाकी टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होता है बीईपी के केस में, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है और ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ये फीचर्स हैं बीईपी की। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट, कौन सा पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पेटेंट अकाउंट। पेटेंट चूंकि एक एसेट होती है, ये एक रियल अकाउंट होता है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ही पर्सनल अकाउंट एक क्लासिफिकेशन का टाइप बनता है, क्योंकि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं और रियल अकाउंट हो सकते हैं। तो जो पेटेंट है यह एक रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक संस्था होती है। प्रोप्राइटर एक व्यक्ति होता है या संस्था होती है, पर्सनल अकाउंट है। और प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट नहीं है, इसको कंफ्यूज ना करें। सैलरी अकाउंट केवल रहता है तो नॉमिनल होता है, लेकिन प्रीपेड सैलरी का मतलब अब उस पर्सन से है जिसको हमने सैलरी प्रीपे कर दिया एडवांस में, ये उस पे हमारे पैसे को दिखा रहा है कि हमने उसको प्रीपे कर दिया है पैसा, तो ये भी पार्टी है, पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस, इनको ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको सीक्वेंस में हमें सेट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में पढ़ के देखते हैं। ये जो आइटम्स हैं ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के 4 लेवल हैं, इनको हमें सीक्वेंस में सेट करना है। तो सबसे पहला जो लेवल होता है, शुरुआती लेवल, वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड।
यानी कि 4 पहले नंबर पे आना चाहिए। फिजियोलॉजिकल के बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, 3 उसके बाद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, 1 आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है एस्टीम नीड, 2 आएगा। और उसके बाद लास्ट में एक नीड जो इसमें दी नहीं है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है। तो अब इसका जो सही सीक्वेंस बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, 4 3 1 2। द मोस्ट सुटेबल ट्रेनिंग मेथड ऑफ डेवलपिंग पर्सन्स प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी, लोगों की प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे सूटेबल ट्रेनिंग मेथड इनमें से कौन सा हो सकता है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केस स्टडी। एक केस उनको दिया जाता है, उसकी स्टडी कराई जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर होता है ऑप्शन ए, सही जवाब है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नेक्स्ट, if bonus share are issued out of pre-acquisition profit, it will have, अगर बोनस शेयर इशू करें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, प्री एक्विजिशन यानी कि हमारी संस्था जो अभी अस्तित्व में है इसने किसी और संस्था को एक्वायर कर लिया और एक्विजिशन से पहले के उसके कुछ प्रॉफिट थे, उनमें से बोनस शेयर इशू कर दिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा इनमें से ये बताना है। नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट एक ऑप्शन है, दूसरा है नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तीसरा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इनमें से जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा पे एम्फसाइज नहीं करती है, बाकी तीनों इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। ये फोकस करता है इवैल्यूएट करने पे परफॉर्मेंस इंडिविजुअल मैनेजर्स की, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके इंडिविजुअल मैनेजर की। ये एम करता है इंप्रूव करना कंट्रोल और एफिशिएंसी ऑपरेशंस की, जो संस्था है उसके ऑपरेशंस की कंट्रोल और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, इसका एक मकसद होता है। ये इसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आइडेंटिफाई किए जाते हैं संस्था में, सेंटर्स को आइडेंटिफाई करके रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन कौन से होंगे उसके बाद ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सकती है। नेक्स्ट है, एज पर द सर्विस क्वालिटी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी, कौन सा इनमें से सर्विस क्वालिटी का एक डिटर्मिनेंट नहीं है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कन्फर्मेंस क्वालिटी, ये इसका एक पार्ट नहीं है। बाकी एम्पैथी, रेस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबल्स ये सर्व क्वेल मॉडल के पार्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इनमें से कौन सी होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ही मस्ट बी ए होल्डर विदाउट कंसिडरेशन। देखिए, विदाउट कंसिडरेशन अगर हम होल्ड करेंगे किसी चीज को तब तो हमारा उसमें कोई हक रह ही नहीं पाएगा, तो तब हम उसके हकदार नहीं हो सकते, इसलिए ये इसका क्वालिफिकेशन नहीं है, ये रॉन्ग है। बाकी ये दोनों सही है। ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन गुड फेथ, गुड फेथ में होल्डर होना चाहिए वो, ही मस्ट बी होल्डर, वो होल्डर होना चाहिए उस समय पे। नेक्स्ट, एबीसी शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेज को 3:2:1 में, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इफ बी रिटायर्स। अब चूंकि बी रिटायर होता है और ये नहीं बता रखा है तो वो किसको शेयर देगा या कौन इससे शेयर लेगा, तो ऐसे केस में सीधी जो व्यवस्था होती है वो ये होती है कि जो पुराने पार्टनर से उनका पुराने रेशियो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे केस में जो बी है वो चला जा रहा है तो बी ये 2 हट जाएगा यहाँ से, और बाकी ए और सी मेंटेन करेंगे 3:1 को फ्यूचर में भी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3:1। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस, ये स्टेप्स हैं सीक्वेंस में बताने हैं। स्टेप्स तो क्या है, ये इनके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से बताने हैं कि ये कब कब बने, यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई एसबीआई म्यूचुअल फंड,
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया। तो इनका जो सही क्रम है वो बनता है ऑप्शन बी 2341। जो यूटीआई है ये एस्टेब्लिश हुआ 1963 में। इसके बाद जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है ये एस्टेब्लिश हुआ एसबीआई का म्यूचुअल फंड 1987 में। इसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट ये एस्टेब्लिश हुआ 87 में। इसके बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड ये एस्टेब्लिश हुआ 2003 में। नेक्स्ट, द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकाला और अर्थमेटिक मीन से अब डेविएशन लिए जाए अगर और उनका सम किया जाए, तो चूंकि अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिकली मेड में होता है बिल्कुल, तो उससे अगर हम डेविएशन सभी का निकालेंगे और फिर उसका हम टोटल करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स में जो एक्चुअल सिचुएशन है हम वो ना दिखा करके उससे कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। अब ये लेकिन प्रोहिबिट होती है किस वजह से, यानी कि कौन सी चीज है जो इस पर रोक लगाती है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर की जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि हमें जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली डिस्क्लोज करनी चाहिए, यानी कि वो दिखानी चाहिए। तो अगर हम जरूरी चीजों को दिखाएंगे तो इसका मतलब विंडो ड्रेसिंग नहीं हो पाएगा। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द टेक्निक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। टीए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के टेक्निक डेवलप किसने किए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी एरिक बर्न। नेक्स्ट है, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है एक रीजन है, तो दोनों को पढ़ते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजेज डेटा कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सही बात है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद रीजन में जो लिखा हुआ है वो है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूजेज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फोरकास्टिंग थ्योरीज। ये भी सही बात है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो अवेलेबल डेटा होता है उसके आधार पे हम महत्वपूर्ण जानकारी इन्फेयर करें, निकालें उसमें से अनुमान के आधार पे। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फोरकास्टिंग थ्योरीज के माध्यम से होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसका कोई रीजन नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, एक्सेस कैपेसिटी इज नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में एक्सेस कैपेसिटी नोटिस की जा सकती है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री रिकॉर्ड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का क्या रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड रखता है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक कंट्री के रेजिडेंट और बाकी देशों के रेजिडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मैनेजिंग कमेटी ऑफ आरआरबी। मैनेजमेंट कमेटी जो आरआरबी की है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। गिवन ऑप्शन में जो सही सीक्वेंस है उसमें इनको एडजस्ट करेंगे। तो जो सही सीक्वेंस बनता है वो बनता है सबसे पहले साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसके बाद ट्रेड थ्योरी, इसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी और इसके बाद सोशलाइजेशन थ्योरी। और इसका जो सही कोड है वो बन जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है रिलेशनशिप इनमें से किसके बीच में? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी के बीच में। नेक्स्ट है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। बैलेंस शीट में कौन से हेड में दिखाया जाएगा? शेयर्स पे प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है उसको। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का,
which leadership style is characterized by high concern for people and low concern for production according to Black and Morton's grid. ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड में एक ग्रिड फॉर्म में इन्होंने लीडरशिप मॉडल दिया है जिसमें डिफरेंट टाइप के लीडर्स को डिफाइन किया है। तो ये जो लीडर होते हैं जो हाई कंसर्न रखते हैं लोगों के लिए और लो कंसर्न रखते हैं प्रोडक्शन के लिए, इनको कहा जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये थे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस, जीके के भी, जनरल के भी और कॉमर्स के भी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि जो हमारा आंसर है बताया गया है वो सही नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा सर्च करके सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।